हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रू। आज मैं आपके लिए एक और डिटेल्ड ड्राइव एक्सपीरियंस लेके आ गया हूँ और आज की जो गाड़ी मेरे साथ है वो है MG की हेक्टर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा लास्ट 4-5 दिनों का एक्सपीरियंस, जो 400-500 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को ड्राइव किया और देखा कि आखिर क्या कमियाँ हैं गाड़ी के अंदर, क्या खास बातें हैं। काफ़ी क्राउडेड ये सेगमेंट है और अभी आप देख सकते हैं गाड़ी ने हमारा वेलकम भी कर दिया। तो काफ़ी सारे स्मार्ट फीचर्स के साथ ये गाड़ी आती है। और उसके अलावा अगर बात करी जाए तो दोस्तों फीचर्स के मामले में आज की डेट में भी हेक्टर काफ़ी अच्छी निकल के आती है कॉम्पिटिटर्स के आगे, और इसका फेसलिफ्ट आने वाला है। तो स्पेसिफिक अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो तो अलग अलग वीडियोस के अंदर मैंने स्पेसिफिक जानकारी दी है, जैसे इसका माइलेज टेस्ट हो गया, नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस हो गया, नई हेक्टर के बारे में क्या नए फीचर्स आ रहे हैं, क्या नए अपडेट्स हैं, वो आप अलग अलग वीडियोस जाके देख सकते हैं। हेक्टर 2022 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल पे। अदरवाइज़ आज की इस वीडियो में आपको देंगे अपना पूरा एक्सपीरियंस कि कैसी रही हेक्टर की 4-5 दिन की राइड। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस ड्राइव को अपने टिपिकल वे में और आपको बताते हैं वो सभी एस्पेक्ट्स जो आपको जानने चाहिए इस MG की हेक्टर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अर्गोनॉमिक्स की। तो यहाँ आप देखेंगे ड्राइवर साइड डोर पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स, विंडो लॉक और लॉक अनलॉक, ये कुछ बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको ORVM के कंट्रोल्स दिए गए हैं, उसके साथ हेडलैम्प लेवलर दिया गया और बूट रिलीज़ का बटन और MID की ब्राइटनेस भी आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर MID के पास ले आऊँ तो MID में ऐसे कोई बटन्स आपको नहीं है जो आपको अर्गोनॉमिकली इशू दें। उसके अलावा राइट साइड में यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स थोड़े से उल्टे हैं। तो ये जो राइट साइड में आप कंट्रोल्स देख रहे हैं ये वॉइस कमांड्स और मीडिया से रिलेटेड है। वहीं लेफ़्ट साइड में आप जो कंट्रोल्स देख रहे हैं ये आपका बेसिकली MID से रिलेटेड है, ये आप देख सकते हैं। और MID के साथ साथ क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स भी यहीं हैं। बाकी राइट साइड में आपको देखने को मिलते हैं हेडलैम्प के कंट्रोल्स और लेफ़्ट साइड में देखने को मिलते हैं आपके वाइपर के कंट्रोल्स। उसके अलावा सेंटर कंसोल में आ जाएं तो यहाँ आप देखेंगे 10 इंच की पोर्ट्रेट डिज़ाइन में आपको टच स्क्रीन सिस्टम दिया गया। यहाँ पे डिफॉगर के बटन्स हैं जो कि अगेन इन प्लेस हैं, और वॉल्यूम के लिए नॉब बटन्स वगैरह, पावर ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, जैसा कि आपने देखा विद टच ऑफ अ बटन हो गया। उसके अलावा यहाँ पे वायरलेस चार्जर है, एक USB सॉकेट है और ये CVT गियरबॉक्स आप मेरे सामने देख सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का फंक्शन, पार्किंग सेंसर्स और 360 डिग्री कैमरा। उसके अलावा यहाँ आर्मरेस्ट विद स्टोरेज दिया गया और ऊपर ऑटो डिमिंग IRVM दिया गया, सनरूफ के कंट्रोल्स, लाइट के कंट्रोल्स। तो ये सभी चीज़ें इन प्लेस हैं और एज सच कोई बड़ी कमी आपको अर्गोनॉमिक्स में नहीं लगेगी। अब बात करते हैं विजिबिलिटी की। तो दोस्तों मैं प्रेफर करता हूँ थोड़ा सीट डाउन करके बैठना, बट अगर आपको ड्राइवर व्यू दिखाऊँ तो इतना बोनट मेरे को इस टाइम विजिबल हो रहा है। बिल्कुल मैंने अपने आई लेवल पर रखा हुआ है कैमरा को, और कैमरा में भी मैं देख पा रहा हूँ और रियल में भी मैं देख पा रहा हूँ इस टाइम। तो एग्जैक्टली इतना बोनट विजिबल है मेरे को इस टाइम, और सीट में डाउन करके चलाता हूँ गाड़ी को। तो बोनट विजिबिलिटी ठीक ठाक है, हालांकि ए पिलर्स थोड़े से वाइड हैं और ORVM के साथ मिलके काफ़ी सारा व्यू आपका ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, बट ये एक कॉमन इशू है जनरली गाड़ियों में। तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि MG हेक्टर के साथ कुछ स्पेशल आपको दिक्कत आने वाली है। ORVMs का साइज़ अगर बात करी जाए तो साइज़ काफ़ी सही है और बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लगते हैं। बाकी बड़ी गाड़ियों में जितने बड़े ORVMs होते हैं तो दोस्तों उनके इधर उधर टच होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं, तो इसके साथ ऐसा नहीं है। IRVM की अगर बात करें तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं पीछे अगर पैसेंजर्स बैठे हों तो उनके हेडरेस्ट यहाँ पे डेफिनेटली ऑब्स्ट्रक्ट करने वाले हैं, और अदरवाइज़ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है जो मैं आपको गिनवाना चाहूँ। दूसरा ORVM भी आप देख सकते हैं। और विजिबिलिटी का एक और एस्पेक्ट मैं एक बार गाड़ी ले लेता हूँ हॉल्ट पे। तो ये देखिए गाड़ी मैंने हॉल्ट पे ले ली, और जब भी आप ऐसे हाईवे पे हॉल्ट पे लें तो हज़ार्ड लैम्प्स का यूज़ ज़रूर करें। रिवर्स कैमरा देख लीजिए एक बार। तो दोस्तों 360 डिग्री कैमरा यहाँ पे प्रोवाइडेड है और आप इजीली इसे देख सकते हैं, बट क्लैरिटी और क्वालिटी और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने ड्राइव को और इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ, जो कि है ड्राइवर्स कंफर्ट। तो दोस्तों ड्राइवर्स कंफर्ट में सबसे पहले बात करते हैं एडजस्टमेंट की, सीट्स की। तो दोस्तों सीट्स एडजस्टमेंट में इसमें इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट आती है और आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं लगेगी उन सीट्स को यूज़ करने में। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो दोस्तों
स्टीयरिंग की बात करें तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही तरह की एडजस्टमेंट है, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है, लेदर सीट्स हैं, और फीचर्स में एक चीज़ जो ड्राइवर्स कंफर्ट को और एनहांस करती है वो है वेंटिलेटेड सीट्स। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे इन प्लेस हैं और आपको एज सच कोई बड़ी परेशानी की तरफ नहीं ले जाएंगी। उसके अलावा बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की, जो कि है ड्राइविंग रिलेटेड। तो दोस्तों ड्राइविंग में कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं और सबसे पहले जो सबसे प्राइमरी एस्पेक्ट होता है किसी भी गाड़ी का वो होता है कि गाड़ी का इंजन कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इस गाड़ी के इंजन की अगर बात करूं तो इसके अंदर आता है एक 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि आपको प्रोवाइड कराता है 143 PS की पावर और साथ ही 250 Nm का टॉर्क। अब दोस्तों पावर फिगर्स आपको ऑन पेपर या नंबर वाइज थोड़े कम लग रहे होंगे, मुझे भी लगे थे, बट रियल लाइफ में अगर पावर की बात करूं तो दोस्तों कहीं भी ऐसा कोई लैग नहीं है, इवन टर्बो लैग भी इतना ज़्यादा नहीं है इस गाड़ी में जो आपको पावर रिलेटेड परेशानी दे। उसके अलावा दोस्तों इंजन में एम्पल पावर है, बट छोटा इंजन है और बड़ी गाड़ी है तो हमें कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन रहती है कि माइलेज अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि माइलेज आपको बहुत अच्छी तो इस गाड़ी से अचीव नहीं होने वाली है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बाकी कितनी प्रैक्टिकल माइलेज मिलेगी वो अभी आगे चल के आपको वीडियो में बताएंगे। अब दोस्तों जहाँ बात हो गई इंजन की और अच्छा खासा पावरफुल है, अच्छे खासा पुल कर लेता है गाड़ी को वो, तो अगली बात करनी ज़रूरी है ब्रेकिंग की। तो दोस्तों ब्रेकिंग एस्पेक्ट में भी कहीं स्ट्रगल नहीं करती है और जितना कॉन्फिडेंस ये गाड़ी आपको प्रोवाइड कराती है भगाने में चलाने में, उतना ही कॉन्फिडेंस आपको ब्रेकिंग में देखने को मिलेगा। बाकी ब्रेकिंग रिलेटेड कई सारे फीचर्स इसके अंदर आते हैं, तो फीचर्स वगैरह तो आप ब्रोशर में पढ़ सकते हैं, मैं प्रैक्टिकली अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करता हूँ। उसके अलावा दोस्तों अब इंजन और ब्रेकिंग हो गया तो अगला काम आता है ट्रांसमिशन का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं चला रहा हूँ ऑटोमेटिक गाड़ी, जो कि मैंने आपको बताया CVT। तो दोस्तों यहाँ प्रॉपर डेड पेडल दिया गया, पेडल्स की प्लेसमेंट सही है और एक बार आप गियर बॉक्स की तरफ भी नज़र डाल सकते हैं। तो दोस्तों CVT कैसा है, कैसा परफॉर्म करता है और इसकी इंजन के साथ पेयरिंग कैसी है, ये कुछ एक कॉमन सवाल बन जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये पर्टिकुलर गियर बॉक्स कैसा है। तो दोस्तों CVTs जनरली जैसी मेरी ड्राइविंग स्टाइल है, ड्राइविंग हैबिट्स हैं, और स्पेसिफिकली अगर टेस्टिंग पर्पज़ की भी बात करूं तो मैं पर्सनली CVTs को कोई बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करता हूं। बट दोस्तों कुछ CVTs ऐसे हैं जो पहले भी मैंने तारीफ़ करी है, और एक और गाड़ी उस लिस्ट में जो आज जुड़ गई है वो है MG की हेक्टर, जो कि CVT के साथ है। अब दोस्तों MG के हेक्टर के CVT में भी आपको बहुत ज़्यादा रबर बैंड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ना ही उतना ज़्यादा पावर लॉस मिलेगा जितना टिपिकली CVTs में देखा जाता है अगर हम जापानीज़ ब्रांड्स की बात करें। अब जापानीज़ ब्रांड से आप समझते हैं कि मैं किस किस की बात कर रहा हूँ। बाकी इसके अंदर आपको DCT का भी ऑप्शन मिलता है, बट इसके जितने कॉम्पिटिटर्स आते हैं आप देख सकते हैं तो सब में ज़्यादातर आपको टॉर्क कन्वर्टर के ही ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कॉम्पिटिटर 1। चलिए हम बात कर रहे थे गियर बॉक्स की। तो ओवरऑल गियर बॉक्स की ट्यूनिंग, पावर, पिकअप, मतलब मेरे को ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री लगा और उम्मीद से ज़्यादा बेहतर लगा। मैं ये नहीं कह सकता कि ये CVT गियर बॉक्स मुझे पसंद नहीं आया। जनरली CVT गियर बॉक्स बहुत ज़्यादा पावर बैंड को खींचते हैं और कहीं ना कहीं ओवर रेव करते हैं, तो वो चीज़ें इसके अंदर हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल बढ़िया गाड़ी है। दोस्तों कुछ टिपिकल चीज़ें ऐसी होती हैं जो जेनेटिकली अगर देखें तो एक चीज़ का पार्ट ही होती हैं। तो उस हिसाब से भी अगर आपको बताऊं तो दोस्तों थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह या थोड़ा बहुत रबर बैंड इफेक्ट इसके अंदर भी है, बट ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये आपको परेशान कर देगा या पावर नहीं देगा या पिकअप नहीं देगा। बाकी दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि CVT कैसा है। अब इसकी पेयरिंग भी इंजन के साथ मेरे को अच्छी लगी और एज सच कोई कमी नहीं लगी है। और ओवरऑल कुछ जो रेयर CVTs हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूँ उनमें से एक अब ये गाड़ी भी बन गई है, और ये लेटेस्ट कॉम्पिटिटर है अगर प्राइस के हिसाब से देखते हैं इस गाड़ी के। दोस्तों वैगनआर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रही होगी आगे स्कॉर्पियो एन जा रही है और एक ही फ्रेम में अब वैगनआर और स्कॉर्पियो एन को भी देख सकते हैं। तो काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि वो बड़ी वैगनआर है। अब आप बता सकते हैं कि बड़ी वैगनआर है या छोटी वैगनआर है। अब दोस्तों बात करते हैं अपने अदर एस्पेक्ट्स की, तो कंफर्ट में आ जाते हैं। सबसे पहले ड्राइवर्स कंफर्ट में एक चीज़ जो उसे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है वो होता है स्टीयरिंग। दोस्तों इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें आपको मिक्स ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग भी है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग भी है, और इवन वेरिएंट वाइज भी कुछ गाड़ियों में स्टीयरिंग के एस्पेक्ट्स चेंज होते हैं। एक और हेक्टर जा रही है, आप देख सकते हैं हेक्टर की लुक्स। हालांकि रनिंग शॉट्स में तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा,
बट ये कलर आपको कैसा लग रहा है ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में। खैर इस चीज़ को छोड़ते हैं और हम बात कर रहे थे पर्टिकुलरली इस गाड़ी के ओवरऑल स्टीयरिंग की। तो दोस्तों स्टीयरिंग रिस्पॉन्स बेसिकली मैं बोलूँगा ये कंफर्ट के हिसाब से ट्यून करी गई गाड़ी है, जैसे सिटी में कोई भी इजीली चला सकता है। तो अगर आप एक छोटी गाड़ी से स्विच कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों ईज टू ड्राइव वाली फीलिंग आपको इस गाड़ी के अंदर मिलेगी। स्टीयरिंग आप देखेंगे तो अभी मैं 80 की स्पीड में चल रहा हूँ और इस स्टीयरिंग ने थोड़ा वेट गेन कर लिया। जैसे ही दोस्तों मैं 100 क्रॉस करूँगा तो स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा वेट गेन कर लेता है। बट सिटी में पार्किंग में जहाँ मेजर टफनेस आती है हाइड्रोलिक स्टीयरिंग्स के साथ, वो इशू इसके साथ आपको देखने को नहीं मिलने वाला। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ, जो कि पूरी गाड़ी के कंफर्ट में अपना असिस्टेंस देता है। वो होते हैं सबसे पहले प्राइमरी कांटेक्ट जो होता है एक गाड़ी का, वो होते हैं उसके टायर्स। तो इसके अंदर आपको 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं और काफ़ी अच्छा कांटेक्ट पैच है रोड पे, और ओवरऑल रबर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी यूज़ करी गई है। तो कंफर्ट के हिसाब से वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करने वाला है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट जो आ जाता है किसी भी गाड़ी को कंफर्ट प्रोवाइड कराने में, वो होता है सस्पेंशन सेटअप। बाकी दोस्तों सस्पेंशन सेटअप की अभी आगे बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये भी इसकी कॉम्पिटिटर है अगर प्राइस के हिसाब से देखें। हालांकि कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के डिफरेंट है। वो लैडर ऑन फ्रेम है, ये मोनोकॉक है। वो रेयर व्हील ड्राइव है, ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। और पेट्रोल और डीजल दोनों ही ऑप्शंस आपको दोनों ही गाड़ियों के अंदर देखने को मिल जाते हैं। खैर ये मैं ऑफ टॉपिक चला गया था थोड़ा सा। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आगे निकल जाऊँ फिर आपको बताता हूँ, क्योंकि ट्रैफिक में ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों मैं बात कर रहा था सस्पेंशन सेटअप की। तो दोस्तों मैं ऑलरेडी 3rd टाइम हेक्टर चला रहा हूँ और इस बार मैंने अच्छे से डिटेल में हेक्टर को एक्सपीरियंस करा है। तो सस्पेंशन सेटअप के मामले में मैं ये कमेंट्स देना चाहूँगा। बेसिकली ये पर्टिकुलर यूनिट जो मैं चला रहा हूँ आज की डेट में, जिस गाड़ी पे मैं रिव्यू बना रहा हूँ, इसके सस्पेंशन थोड़े से बाउंसी हैं। वो बाउंसी 2 रीज़न से हैं। पहली बात तो मैं सिंगल पैसेंजर आपको अभी रिव्यू दे रहा हूँ। जैसे ही इस गाड़ी के अंदर 4-5 लोग बैठ जाएंगे तो स्टेबिलिटी थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है सस्पेंशन सेटअप की। और दूसरा रीज़न बता देता हूँ। तो दोस्तों ये गाड़ी ऑलरेडी लगभग 42,000 43,000 चल चुकी है। तो कहीं ना कहीं सस्पेंशन शॉकर्स वगैरह पे असर आता है, क्योंकि ये मीडिया यूनिट है और सब लोग इसे अपने तरीके से टेस्ट करते हैं। तो थोड़ी सी वेयर एंड टियर इन गाड़ियों की जल्दी होती है और ज़्यादा होती है। तो ये 2 रीज़न है। बट एक बार मेरे फ्रेंड ने एक हेक्टर लेनी थी तो मैंने शोरूम से टेस्ट ड्राइव ली थी। उस पर्टिकुलर गाड़ी का सस्पेंशन सेटअप मेरे को इस गाड़ी से भी बेहतर लगा था। और किसी भी वे में मैं आपको ये नहीं कह सकता कि सस्पेंशन सेटअप स्टिफ है या अनकंफर्टेबल है। दोस्तों ओवरऑल कंफर्ट के हिसाब से ट्यून करी गई गाड़ी ये मेरे को ज़्यादा लगती है। तो उतना ज़्यादा पंच शायद आपको ना लगे इस गाड़ी के अंदर। कॉम्पिटिटर्स के अंदर आपको 200 bhp के भी पेट्रोल इंजन मिल रहे हैं और 2-2 लीटर के भी इंजन मिल रहे हैं अगर सिर्फ पेट्रोल की बात करते हैं। बट दोस्तों अगर सिर्फ नंबर्स को छोड़ दें, पंच को छोड़ दें, तो एक कंफर्टेबल कार आपके लिए हेक्टर ज़रूर बन सकती है। अब दोस्तों अगला पार्ट आता है एक कॉम्पैक्ट एसयूवी या एक प्रीमियम एसयूवी का, कि ग्राउंड क्लियरेंस कैसी है। तो दोस्तों आप आगे देख सकते हैं, आगे आपको सेल्टोस दिखाई दे रही है, आपको हेक्टर दिखाई दे रही है। ग्राउंड क्लियरेंस में कोई बहुत मेजर ऐसा बदलाव नहीं है और इन गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस बेसिकली ऐप्ट रखी जाती है कि नॉर्मल सिटी ड्राइविंग वगैरह में आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी ना आए आपकी ड्राइविंग में, और कहीं नीचे स्क्रैप होने के चांसेस अगर हैं भी तो वो नेग्लिजिबल हो जाएं। तो इन गाड़ियों के साथ भी ऐसा ही है, आपको कोई खास परेशानी नहीं लगने वाली है अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं। अब दोस्तों बात करनी है बॉडी रोल की, क्योंकि जहाँ गाड़ी का साइज़ स्पेशली अगर हाइट बड़ी हो जाती है और लेंथ भी बड़ी हो जाती है तो वहाँ पे बॉडी रोल एक मेजर एस्पेक्ट प्ले करता। और इस गाड़ी के अंदर भी बॉडी रोल आपको फील होगा, और मोनोकॉक होने की वजह से मैं कह सकता हूँ कि बॉडी रोल कंट्रोल्ड मैनर में। दोस्तों ज़्यादातर लैडर ऑन फ्रेम गाड़ी अगर इसी टाइप की हो, इसी डायमेंशंस की हो, तो उस गाड़ी के अंदर आपको बॉडी रोल ज़्यादा फील होगा। बट यहाँ पे बॉडी रोल फील होगा और धीरे धीरे आपको उसकी आदत भी पड़ जाएगी, बट वो काफ़ी कंट्रोल्ड मैनर में आपको लगने वाला है। उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों NVH लेवल्स की। तो दोस्तों अगेन यहाँ पे बात आ जाती है इंजन ट्रांसमिशन पेयरिंग की। अभी आप देखेंगे लगभग 80 की स्पीड पे 1800 RPM पे गाड़ी चल रही है। तो इतनी अच्छी पेयरिंग करी गई है इस इंजन की और ट्रांसमिशन की कि ओवरऑल NVH लेवल्स में अगर आपको कोई चीज़ परेशान करेगी तो वो इस पर्टिकुलर यूनिट में तो टायर नॉइज़ है। अब टायर नॉइज़ के बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि टेस्ट ड्राइव आपको पता है शोरूम वाले कितने देते हैं
तो हो सकता है ये हेक्टर के साथ एक कॉमन इशू हो, या फिर पॉसिबिलिटी है कि आपको इस गाड़ी में टायर थोड़े से वॉर्न आउट हो गए हैं, इसीलिए नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो हम बात कर रहे थे टायर्स की। तो टायर्स तो दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर आपको फैक्ट्री से अच्छे नहीं भी मिलते हैं तो आप डेफिनेटली इम्प्रूव करा सकते हैं अपनी लाइकिंग के हिसाब से या कंफर्ट के हिसाब से। उसके अलावा दोस्तों वाइब्रेशन की अगर बात करता हूँ तो वाइब्रेशन कोई ज़्यादा नहीं है इस गाड़ी के अंदर, और पेट्रोल इंजन है, काफ़ी रिफाइंड है, तो आपको कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं लगने वाली है जब इस गाड़ी की वाइब्रेशन पार्ट की बात करें। और दोस्तों हार्शनेस तो आजकल डीजल इंजन में भी बहुत कम देखने को मिल रही है, क्योंकि रिफाइनमेंट लेवल्स इंजन के काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं ओवर द टाइम। तो दोस्तों यहाँ पे हार्शनेस के इश्यूज़ आपको ना के बराबर मिलने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ड्राइव मोड्स की। तो ड्राइव मोड्स तो स्पेसिफिकली कोई ज़्यादा नहीं आते हैं इस गाड़ी में, ज़्यादा क्या स्पेसिफिकली आते ही नहीं हैं, बट CVT ट्रांसमिशन में आपको एक ऑप्शन ज़रूर मिल जाता है, एक तो D और एक S। अब S को आप सिक्वेंशियल माने या स्पोर्ट माने, ये आपके हिसाब से आप देख सकते हैं, और नॉइज़ भी आप सुन सकते हैं इस टाइम। हालांकि गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स, AC वगैरह ऑन है, बट जैसे ही आप इसे स्पोर्ट्स पे डाल देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पंची परफॉर्मेंस निकल के आ जाती है, ये आप नोट कर सकते हैं। बाकी जितना मैं इसे स्ट्रेच करूँगा उतना ज़्यादा इंजन पे लोड पड़ेगा और उतनी ज़्यादा NVH लेवल्स मेरे बढ़ जाएंगे। दोस्तों 120 तक चला के आपको दिखा दिया है, इससे ज़्यादा हमें ना चलाना चाहिए और ना ही रिकमेंडेड होता है नॉर्मल रोड्स पे। बाकी ओवरऑल अगर अपने वर्डिक्ट की बात करूं तो स्पोर्ट मोड या सिक्वेंशियल मोड ठीक है कभी कभार के लिए, बट मेजरली अगर आप ड्राइव मोड पे ही इस गाड़ी को चलाएंगे तो आपको भी एक बेहतर एस्पेक्ट मिलेगा और ओवरऑल आपको कोई खास परेशानी नहीं आएगी। अब दोस्तों एक वो पॉइंट जिसकी सबको मेजरली तलाश रहती है, माइलेज। तो दोस्तों वैसे तो मैंने इसका एक प्रॉपर टिपिकल माइलेज टेस्ट बना दिया है अपने स्टाइल से, बट अगर आपको एक वर्डिक्ट देना चाहूँ तो ये गाड़ी आपको 8 से 12 के आसपास की माइलेज दे सकती है रियल लाइफ कंडीशंस में। बाकी दोस्तों ये ऑल डिपेंड्स कि आप गाड़ी कैसे ड्राइव करते हैं, और अगर आप अच्छे से भी ड्राइव करते हैं, आपकी सिटी में ट्रैफिक है, जैसे उस रोड पे अगर आप देखेंगे तो पूरा ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक में आपकी माइलेज ड्रॉप हो जाएगी। और अगर आप भी अच्छे से ड्राइव करते हैं, ट्रैफिक भी नहीं है बट रोड ख़राब है, तो आप भगा के तो ले जा नहीं सकते अपनी गाड़ी, क्योंकि आपको वेयर एंड टेयर भी देखनी होगी, मेंटेन भी करनी होगी। तो दोस्तों रोड ख़राब है, स्पीड ब्रेकर्स हैं, गोल चक्कर हैं बार बार, तो ये चीज़ें भी बार बार आपके गियर वगैरह को ऊपर नीचे करती हैं, स्पीड ब्रेकिंग वगैरह होती है, तो इन एस्पेक्ट से भी आपकी माइलेज में एक ड्रॉप आ सकता है। बाकी दोस्तों इसके अलावा अगर बात करते हैं तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी में भी एक बार अपनी राय दे देता हूँ। अभी आपने देखा 120 की स्पीड तो ये विद इन नो टाइम टच कर लेती है। तो दोस्तों हाई स्पीड में स्टेबल तो ये रहती है गाड़ी, बट एक जो थोड़ी सी बात आपको अच्छी भी लग सकती है या बुरी भी लग सकती है, ये गाड़ी जब भी एक अच्छी स्पीड पे आ जाती है 120 पे 140 पे, तो आपको ऐसा फील नहीं कराती है कि ये इतनी तेज़ चल रही है। ज़्यादातर प्रीमियम गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ ऐसा ही करती हैं। तो इसके साथ कुछ ऐसा लगता है कि आप अगर 140 पे भी चल रहे हैं तो ऐसी फील आती है कि आप 80 पे हैं, तो उस चक्कर में आपके चलान ज़्यादा हो सकते हैं। और स्टेबिलिटी के मामले में अगर बताऊँ तो स्टेबिलिटी ये गाड़ी इतनी ईजीली लूज़ नहीं करती है। बाकी दोस्तों हैंडलिंग ओवरऑल ठीक ठाक है, ये नहीं बोलूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट है। बाकी दोस्तों ये जो सेगमेंटेशन है, ये जो डायमेंशंस है गाड़ी की, ये कोई स्पोर्टी ड्राइव के लिए तो होती नहीं है, तो हैंडलिंग आपको उतनी ज़्यादा रिक्वायर नहीं होगी अगर टिपिकल एक हैचबैक से कंपेयर करें या एक परफॉर्मेंस सेडान से कंपेयर करें। बाकी दोस्तों ओवरऑल मेरे हिसाब से मैंने सभी पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, सभी पॉइंट्स डिटेल में डिस्क्राइब कर दिए हैं और क्लियर कर दिए हैं। स्टिल अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ जाके आप ज़रूर लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। बाकी लास्टली बात कर लेते हैं एक बार फीचर्स की भी। तो दोस्तों अभी करंट हेक्टर के फीचर्स की बात करते हैं। तो ओवरऑल क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है, एक बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, पेट्रोल में मैनुअल ऑटोमेटिक के ऑप्शंस, हाइब्रिड नॉन हाइब्रिड के ऑप्शंस। उसके अलावा दोस्तों बेसिक फीचर्स में आपको सभी चीज़ें मिल जाती हैं, तो ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी है, और एक पैनोरामिक सनरूफ भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ओवरऑल फीचर्स के मामले में और ज़्यादा एनहांस ही होगी ये गाड़ी, कोई कमी आपको ऐसी इन फ्यूचर नहीं लगने वाली है इस पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर, चाहे फेसलिफ्ट आ जाए, चाहे एक नया जनरेशन आ जाए, क्योंकि फीचर्स ज़्यादातर देखा गया है कंपनीज डाउन नहीं करती हैं बल्कि बढ़ा देती हैं। तो ओवरऑल आज की वीडियो में कुछ इतना ही था। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।